गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेलकम टू क्रिस एजुकेशनल हब। जैसा कि हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट पार्ट को आगे करने की बात की थी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर इकोनॉमी संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर इकोनॉमी तीन टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स और सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, हम लोग पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डिटेल से करेंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत जितने भी रिसोर्सेस होते हैं प्रोडक्शन के, उन सारे रिसोर्सेस पे कैपिटलिस्ट लोगों का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। इनका ये जो कैपिटलिस्ट अवधारणा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये आया और क्यों इस बेस पे काम हुआ, तो इन सारी चीज़ों को हम पहले समझते हैं कि इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो फाउंडेड बाय द स्कॉटलैंड के इकोनॉमिक्स थे, जिनका नाम एडम स्मिथ है। उन्होंने इस थॉट को दिया। तो एडम स्मिथ ने इस थॉट को किसमें दिया? तो उनकी एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, जो उन्होंने लिखा था 1776 में। इन्होंने एक इस बुक में एक थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया, लेसेस फेयर की थ्योरी, यानी अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब ये है कि इसमें लेसेस फेयर की नीति में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, उन्होंने कहा कि जो हमारी कैपिटलिस्ट व्यवस्था है उस पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को बस इसका एक नाइट वॉचमैन की उपाधि दी कि एक नाइट वॉचमैन यानी कि देखभाल करने वाला होना चाहिए। इनका काम पॉलिसी मेकर के रूप में होना चाहिए। बस एक पॉलिसी बनाए, जिस पॉलिसी के ऊपर जितने भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर ध्यान रखा जाए। बाकी जो भी प्रोडक्शन होता है उन सारी चीज़ों पे जो कैपिटलिस्ट है उनको स्वामित्व दिया जाए, उनको अधिकार दिया जाए। तो लेसेस फेयर की थ्योरी आपने समझा कि किनके द्वारा दिया गया था? तो एडम स्मिथ की बुक जो थी वेल्थ ऑफ नेशन, उनमें इसको दिया गया था। इन्होंने इसमें जो एडम स्मिथ थे उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि गवर्नमेंट एक नाइट वॉचमैन है जो कि बेसिक रूल्स बनाए, बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए, जिसपे इकोनॉमिक एक्टिविटी को किया जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी उस पर अपना काम करे। और इस पे प्राइवेट सेक्टर का ऑनरशिप होना चाहिए, यानी प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगी कि कितना प्रोडक्शन करना है, किसका प्रोडक्शन करना है, उसकी बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए। मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस में जितनी भी थिंग आएंगे, जितनी भी कार्य होगी, वो सब कौन ऑन करेगा? तो वो सारी चीजें जो एक प्राइवेट पब्लिक है, आप कह सकते हैं एक प्राइवेट ऑनर है, वो इसको गवर्न करेगी। वो इन सारी चीजों में ध्यान देगी कि कितना बनाना है, किस मात्रा में बनाना है, इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसकी वैरायटी क्या होनी चाहिए। इन सारी चीजों पे बस प्राइवेट सेक्टर अपना फोकस करेगी, गवर्नमेंट को इसमें कोई लेना देना नहीं है। मार्केट प्रोसेस का, मार्केट का जो फोर्स होगा, यानी मार्केट के जो निर्धारक तत्व होंगे वो डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जितना मांग होगा उसकी पूर्ति होगी, वो गतिविधियां निर्धारित करेंगी। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि हमारी एक पेन की कंपनी है, हमने एक पेन की कंपनी बनाई, ठीक है, उसका कुछ भी नाम ए कंपनी दिया। अब उस कंपनी की कैपेसिटी है कि वो 500 पेन ही मैन्युफैक्चर कर सकती है, तो उसने 500 पेन मैन्युफैक्चर किया। अब मार्केट में इसकी डिमांड हो गई 1000। तो जैसे ही इसका डिमांड 1000 हुआ और जो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 500 है, तो वैसे ही इसका डिमांड जैसे बढ़ा तो इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू डिमांड, पहले इसकी कीमत 5 रुपए थी, जैसे ही इसका
डिमांड 1000 हुआ तो इसकी कीमत हमने बढ़ा करके 10 रुपीज कर दी, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी मतलब आप कह सकते हैं कि योगदान नहीं है। गवर्नमेंट बस एक पॉलिसी मेकर होगी, पॉलिसी बनाएगी, जितने भी इसकी एक्टिविटी है वो मेरे द्वारा चलाई जाएगी। इट मीन्स कि जो प्राइवेट कंपनी है या जो भी प्राइवेट ऑनर है वो इसको गवर्न करेगा, यानी कि इसके जो मार्केट फोर्सेस है वो डिमांड एंड सप्लाई, कहने का मतलब जो इसका मांग होगा और मांग के अकॉर्डिंग जो भी इसका सप्लाई होगा उस पे वो क्या करेगा, वर्क करेगा। ड्राइव्स द इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्शन, जो भी इकोनॉमिक एक्शन होंगे जैसे फॉर एग्जांपल की प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करना है, किसका प्रोडक्शन करना है, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है, फिर कंजम्पशन यानी कि कितना उसका इस्तेमाल हो रहा है, कितना इस्तेमाल के थ्रू और डिमांड होगी, फिर आप कह सकते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से किया जाए, कहाँ कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, एंड एक्सचेंज। तो ये सारी प्रोसेस कौन ड्राइव करेगा, तो ये सारी प्रोसेस प्राइवेट ऑनरशिप ड्राइव करेगी। फिर कह रहे हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, किसका होना चाहिए, किस मात्रा में होनी चाहिए, किसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आएंगे। फिर इसका जो फीचर्स है किसका, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो फीचर है वो क्या है, कंपटीशन। इसमें कंपटीशन रहती है, जैसे कि मान लीजिए कि प्राइवेट चीजें हैं तो जितने भी कंपनी होंगे, मान लीजिए कि एक पेन के 10 कंपनी बनाने वाले हैं तो 10 कंपनी अलग अलग टाइप की पेन बनाएंगे और उसमें जिसका सुपीरियर होगा उसका ज्यादा बिकेगा। तो यानी कि आप इसमें क्या कह सकते हैं कि कंपटीशन है, और कंपटीशन मार्केट में फायदा किसको होता है, तो उसमें जो कस्टमर है, जो खरीदार है, उनको फायदा होता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन रहते हैं बहुत सारे, ये नहीं अच्छे हैं, ये नहीं अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ऐसा है वैसा। तो जो उसको सुपीरियर लगता है, जो वहाँ पे खरीदार गए हैं, जो वहाँ पे खरीदने गए हैं सामान को, उनको जो सुपीरियर लगता है उन चीजों का वो क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो मैक्सिमम प्रॉफिट। अब समझ लीजिए कि आपकी पेन की फैक्ट्री है या मेरी ही एक कंपनी पेन की फैक्ट्री है, तो हम इसमें क्या करेंगे, चाहेंगे कि हमारा कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और हमको अधिक से अधिक मोर एंड मोर देन मात्रा में हमको क्या हो, इनकम मिले, उसका रिटर्निंग मिले। ठीक है, तो जो इसका पर्पस है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में हमें क्या हो, प्रॉफिट हो, लाभ उसका मिले। फिर कह रहे हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम, इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम रहता है क्योंकि गवर्नमेंट तो बस एक पॉलिसी मेकर होती है, गवर्नमेंट का कोई भी इस पे वो नहीं होता है, मतलब प्रेशर नहीं होता है कि आपको ऐसा करना है, इतनी मात्रा में बनाना है, ऐसे बनाना है। ये बस लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जो इसमें प्राइवेट ऑनरशिप है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इसमें क्या रहती है, फ्रीडम रहती है। फिर कंज्यूमर, जैसा कि हमने कहा कि कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप मार्केट में सब्जी लाने गए, तो सब्जी लाने गए तो वहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले हैं, तो बहुत सारे बेचने वाले हैं, तो आपको जहाँ पे मतलब हम बोलते हैं कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, इस तरह की जहाँ पे आपको मिलेगी तो आप वहाँ पे जा करके क्या करोगे, सामान को खरीदोगे। तो इसमें आपको क्या है, फुल्ली फायदा किसको है, कस्टमर को है। कस्टमर को इसमें पूरा का पूरा लाभ मिलता है, पूरा का पूरा ऑप्शन मिलता है। फिर इसकी जो फीचर्स में आप कह सकते हो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब इसमें कैपिटलिस्ट लोग जिनके पास पैसा होगा वो क्या करेंगे, अधिक से अधिक मात्रा में, मान लीजिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे, बहुत सारी कंपनी खोलेंगे, तो बहुत सारी कंपनी खोलेंगे तो उसमें प्रोडक्शन करेंगे, किसका भी XYZ किसी का भी प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन में जो हमारा काम करने वाला मजदूर होगा तो मजदूर को क्या देंगे, जो उसकी वेजेस होगी वो देंगे, और उसमें हम किस चीज का प्रोडक्शन किए, क्या किए, वो सारी चीजों में ऑल ओवर जो उसका पूरा का पूरा जो लाभ होता है वो किसको मिलेगा, तो मुझे मिलेगा, क्योंकि ये मेरी कंपनी है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें पूरा का पूरा लाभ उस ऑनर को मिलता है। इसीलिए इस प्रकार की जो इकोनॉमी होती है इसमें फॉर एग्जाम्पल जो हमारी अमेरिका है, यूएसए है, तो यूएसए में क्या है, यूएसए में 90% कैपिटल मात्र वहां की 1% आबादी के पास है। इट मीन्स
कि जो वहाँ की 90% कैपिटल है, पूंजी है, वो मात्र 1% लोगों के पास है। अब आप सोच लो कि मात्र 10% जो कैपिटल है उसमें 90% लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसकी ये क्या है, मेरिट नहीं है, डिमेरिट है, क्योंकि यहाँ पे स्वामित्व जो है, यहाँ पे ऑनरशिप जो है वो बस चंद लोगों के पास रहता है, बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं रहता। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बाद हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जिसमें, अब इसमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है, गवर्नमेंट इसमें प्रधान होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा सारे रूल्स भी बनाए जाते हैं और इस प्रोडक्शन में उनका कह सकते हैं कि ऑनरशिप भी होता है, वो इसमें अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो इसकी अवधारणा, सोशलिस्ट इकोनॉमी की अवधारणा कहाँ से आई, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। तो इसको जो इसके जो प्रोडक्टेड बोल सकते हैं, जो इस अवधारणा को लाने वाले हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट को जिन्होंने लाया है वो कौन है, कार्ल मार्क्स है। ठीक है, जो 1818 से 1883 तक थे। इनकी बुक, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने ये अप्लाई करके, इन चीजों को अप्लाई करने की बात की और बताया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की क्या क्या क्वालिटी है, क्यों इसको फॉलो किया जाना चाहिए और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल, यहाँ पे हमने देखा कि इसका प्रैक्टिकल मतलब प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इसका प्रयोग जो हुआ यूएसएसआर में 1917 में हुआ और चाइना में 1949 में हुआ। इन दिस इकोनॉमी द गवर्नमेंट ऑन ऑफ प्रोडक्शन, हमने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं था, गवर्नमेंट बस एक पॉलिसी मेकर थी, जैसे कि एडम स्मिथ के लेसेस फेयर रूल्स हमको कहते हैं। बट इसमें क्या है, तो इसमें है कि इसमें जो प्रोडक्शन होगा, मान लो कि एक पेन है, तो पेन की अगर प्रोडक्शन होगी तो ये पेन की प्रोडक्शन गवर्नमेंट भी इसमें अपना क्या करेगी, कंट्रीब्यूशन करेगी। कंट्रीब्यूशन करेगी यानी गवर्नमेंट का भी योगदान होगा, गवर्नमेंट भी इसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे, यानी कि इसको बनाने में अपना योगदान देंगे और उनका भी इसमें क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा, गवर्नमेंट का ही पार्टिसिपेशन होगा। गवर्नमेंट डिराइव द इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्शन, जितने भी इसमें इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियां होंगी या इकोनॉमिक एक्शन यानी आर्थिक कोई भी अगर नियम लगेंगे तो उसमें गवर्नमेंट की एक्टिविटी होगी, गवर्नमेंट इसमें प्रायोरिटी रखते हैं, गवर्नमेंट का इसमें होना कंपलसरी और गवर्नमेंट ही इसको फॉलो होते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसका जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, यानी कि इसका जो उत्पादन है, उपभोग है, प्राइस है, मतलब एक उत्पादन में ए टू जेड जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्सचेंज है, इन सारी चीजों में गवर्नमेंट का रोल जो है वो प्रायोरिटी में होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ कहाँ लागू हुई, तो जो हमारा सोवियत संघ रूस था, यूएसएसआर था, चाइना है, वियतनाम है, वहाँ पे इन सारी जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसको फॉलो किया गया। ठीक है, फिर हम इसके फीचर्स को पढ़ते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, मतलब क्या उद्देश्य थे इसको लागू करने के लिए। तो पब्लिक वेलफेयर यानी कि इसमें आप कह सकते हैं लोक कल्याण की भावना थी। इस जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये पॉलिसी जो है इसको लाने का मेन रीजन था कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कैपिटलिस्ट में कि सारी पूंजी मात्र चंद लोगों के पास होती है, बाकी सारे लोगों को मतलब जीवन यापन करने की भी परेशानी होती है, पर इसमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है और गवर्नमेंट इसमें क्या चाहती है, पब्लिक वेलफेयर यानी पब्लिक को वो सारी सुविधाएं मिले जिसका वो हकदार है, मतलब उनका उसमें अगर कंट्रीब्यूशन है तो उसकी सुविधा उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद है सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि इसका जितना भी इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें सेंट्रल अपना रोल मतलब प्रायोरिटी में रखती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस या इंस्टेड ऑफ मार्केट प्राइस, क्या उसमें
प्रशासनिक नियम होंगे, प्रशासनिक प्राइस होंगे, या जो उसमें भी प्लानिंग होंगे, नियोजन होंगे, उन सारी चीज़ों में क्या होगी, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी। गवर्नमेंट इसमें अपना पार्टिसिपेशन जरूर से करेंगे। इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है। मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी कहने से मतलब कि जो मान लो कि जैसे हमने कहा कि यूएसए की जो पॉलिसी है, तो उसमें 1% पब्लिक के पास 90% कैपिटल है, ठीक है। पर हमारी जो हम कह सकते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी, अभी तो कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है कि हम भी बस इसी में जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं। पर जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें सभी लोगों को, मतलब ऑल पीपल को फैसिलिटी मिलती है, ऑल पीपल को कंट्रीब्यूशन होता है, और साथ साथ उनको उन चीज़ों का रिटर्निंग भी मिलता है। इसलिए इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी है। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा था कि मोबाइल का बात कीजिए, जब हमारे देश में 1991 से पहले गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स को फॉलो करवाती थी, तो उस समय आप मोबाइल बोलो, उस समय जो मोबाइल था एक सरकारी कंपनी थी BSNL, जो आज भी है, ये मोबाइल बनाती थी। तो उस समय क्या होता था कि एक सिम के हजार रुपए लगते थे, वो भी 6 महीने की वेटिंग चलती थी। 6 महीने साल भर पहले लोग बुक करा देते थे, पर उनको उसकी सुविधा मिलती थी, बस बहुत लंबे टाइम में मिलती थी, और साथ ही साथ उनका एक्सपेंडिंग भी ज़्यादा होता था। ज़्यादा से ज़्यादा उनको बस थोड़ी सी फैसिलिटी के लिए एक्सपेंस करना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें कुछ अगर फैसिलिटी है कि पब्लिक को इक्वालिटी है, सबको समान अधिकार से सारा चीज़ मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिमेरिट्स भी है कि अगर गवर्नमेंट ही सारी पॉलिसी मेकर बनेगी, सब चीज़ों का प्रोडक्शन करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, कंजम्पशन करवाएगी, तो उसमें क्या होता है, पब्लिक के पास इन द लास्ट पहुंचते पहुंचते उनके पास उन सारी चीज़ों की फैसिलिटी पहुंचने में टाइम लगती है, और उनको उनका लाभ मिलता तो है, पर बहुत लंबे टाइम के बाद मिलता है। इट मीन्स कि उनको टाइम लगता है उनकी फैसिलिटी मिलने में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, कैपिटलिस्ट पढ़ लिया, सोशलिस्ट पढ़ा। अब उसके बाद एक और इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कितनी अच्छी, दो ही पॉलिसी थी, कैपिटलिस्ट थी या सोशलिस्ट थी। पर मिक्स्ड इकोनॉमी की हमें क्यों जरूरत पड़ी, या मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों आया, तो हम इसमें इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा लाया गया, तो वो लाया गया J.M. किन्स, यानी कि जॉन मेनार्ड किन्स, जो कि कहाँ गए थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी कैपिटलिस्ट वाले कंपनी थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली देश थे, कंट्री थे, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, UK, तो वहाँ पे ना रिसेशन आने लगा, यानी कि मंदी आने लगी। प्रोडक्ट तो थे पर खरीदार नहीं थे, क्योंकि खरीदने वाले के पास पैसे अवेलेबल नहीं थे। फिर 1929 आते आते ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, जिसकी वजह से अब ये जो अवधारणा थी हमारी, किसकी अवधारणा, तो J.M. किन्स की जो अवधारणा थी, क्या अवधारणा थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की पॉलिसी को लाई जा, मिक्स्ड इकोनॉमी के द्वारा ही ग्रेट डिप्रेशन को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के जो साइकिल बन गए हैं, इन साइकिल को हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो इनकी एक अपनी बुक थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो किसकी बुक थी, तो J.M. किन्स की बुक थी। उन्होंने इसमें लिखा कि इसमें हमारी जो इकोनॉमी पॉलिसी है उसमें हमको गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी कि दोनों को मिला करके हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छे से कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं, और हमारी इकोनॉमी में आई जो ग्रेट डिप्रेशन है उसको खत्म किया जा सकता है, महान आर्थिक मंदी को खत्म किया जा सकता है। तो जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है वो किस पॉलिसी पे काम करती है, तो वो काम करती है सरकार भी हो प्रोडक्शन में, और कौन हो, निजी कंपनी भी हो, ठीक है, दोनों मिलकर के इसको गवर्न करे, चलाए। तो इसमें क्या करते हैं, इट इज अ मिक्स्ड
फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट एंड स्टेट बेस्ड इकोनॉमी। वही जो हमने कहा कि इसमें जो फॉर्म है, वर्क का फॉर्म है, उसमें कैपिटलिस्ट लोग भी रहते हैं और कौन रहते हैं, गवर्नमेंट, हमारी सरकार भी उसमें अपना रोल प्ले करती है। ये कहाँ कहाँ है मिक्स्ड इकोनॉमी? तो हमारी इंडिया में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में अभी चेंज हो गया, हम बाद में बात करेंगे, मतलब है, पर हमारे जो थॉट्स है उसमें चेंजिंग आया है। मलेशिया है, मलेशिया में भी मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है। नॉर्वे है, इट इज मतलब बहुत सारी ऐसी देश है, कंट्री है जहाँ पे क्या पाई गई है, मिक्स्ड इकोनॉमी अब पाई जाती है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव भी है पब्लिक वेलफेयर, लोगों का कल्याण हो, लोगों को भी हर एक प्रकार की सुविधा मिले, हर एक प्रकार की फैसिलिटी मिले। इसमें और क्या है, स्टेट इकोनॉमिक प्लानिंग, सरकार इसके लिए अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाए। सोशल जस्टिस हो, समाज में सभी को सारी चीजों की सुविधाएं मिले, सभी लोगों को मतलब जो हमारे नारा है मोदी जी का, सर्वांगीण विकास, सबका विकास सबका साथ, तो इनमें उन चीजों को लागू किया गया। हमारे जब हमारे देश आजाद हुआ तो उस समय हमने किसको अपनाया था, हमारा कॉन्सेप्ट था मिक्स्ड इकोनॉमी, पर हमारा झुकाव कहाँ था, सोशलिस्ट इकोनॉमी की, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ज़्यादा झुकाव था यूएसएसआर की तरफ, जहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, और वो उस धारणा से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने वहाँ जाकर के देखा कि सरकार बहुत सारी कारखानाएं चला रही है, बहुत सारी जगह प्लांट्स लगा रहे हैं जहाँ पे लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो हमारी जो झुकाव था काम का, वो किसकी तरफ था, तो वो था सोशलिस्ट इकोनॉमी के बाद। पर जब 1991 में 1991 में हमारे देश में डिप्रेशन ही कह सकते हैं आ गया था, जिसके कारण हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो था वो खत्म ही लगभग हो गया था, और हमारे यहाँ तो हमेशा से तेल वगैरह का दूसरे देश से ही उत्पादन होता है, वहीं से हम मंगाते हैं, तो हमारे यहाँ काम चलता है। तो उसका क्या हो गया, कमी हो गया, रिसेशन हो गया। तो हमने क्या किया, 1991 में आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक संस्था है, उसका कंडीशन को हमने माना, उसके कंडीशन को फॉलो किया, और क्या किया, एलपीजी की पॉलिसी अपने देश में लागू किया। एलपीजी पॉलिसी क्या होती है, डिटेल्स को नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान ले। जो एलपीजी पॉलिसी होती है, एल को हम लोग बोलते हैं, एल से होगा लिबरलाइजेशन, पी से होगा प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और जी से ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी को हमने फॉलो किया, निजीकरण, उदारीकरण, इन सारी चीजों को फॉलो किया, और इनके बेस्ट पे हमने इस चीज को समझा आईएमएफ के अकॉर्डिंग कि हमारे देश में भी किसकी जरूरत है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी की जरूरत है। मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ साथ कैपिटलिस्ट की ओर झुकाव करना पड़ेगा, मतलब यहाँ जितने भी चीज है उन सारी चीजों में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को मोर एंड मोर चांस देने पड़ेंगे, ताकि वो अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सके, मार्केट में अच्छे से अच्छे रिस्पॉन्स हो, और हमारी जो इकोनॉमिक साइकिल चेन है वो अच्छे से चले, हम उन सारी चीजों को अच्छे से करें। तो हमने देखा कि आज की क्लास में एज पर माई कंसर्न मैंने ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑनरशिप के अनुसार संसाधनों का जो स्वामित्व है उसके आधार पर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखा। किस किस को देखा, तो मिक्स्ड देखा, कैपिटलिस्ट देखा और सोशलिस्ट देखा। हमने देखा कि मिक्स्ड जो इकोनॉमी है इसमें गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट का दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है, दोनों मिलकर के इन पॉलिसी को अच्छे से पॉलिसी मेकर बनते हैं, और जो पब्लिक है उनका कल्याण होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है। उसके बाद हमने देखा सोशलिस्ट इकोनॉमी में कि किस प्रकार गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को लागू करती है और उस पॉलिसी के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को लागू करती है, लोगों का उसमें कल्याण होता है। फिर हमने प्राइवेटाइजेशन, हर एक चीज़ को इसमें समझा और समझने की कोशिश की। एज पर माई कंसर्न मैंने आपको हर चीज़ों को डिटेल से समझाने की कोशिश की, और आप लोग इन सारी चीज़ों को समझिए। अगर कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम लगती है, आप नहीं समझ पा रहे हो, किसी चीज़ को टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना है, आपको एकदम मतलब अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझना है, किसी चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिए। हम उन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे और उन चीज़ों पे चाहेंगे कि फोकस करें
और अच्छे से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप इसमें क्या समझ पा रहे हैं, किस चीज़ को और अच्छे से डिटेल से करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।